आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टीआरएनए के बारे में। टीआरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि क्यों टीआरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल कहा जाता है। टीआरएनए को पहले एसआरएनए यानी सॉल्युबल आरएनए के नाम से जाना जाता था। सॉल्युबल आरएनए, सो इन ब्रीफ S for soluble, it was called sRNA. Reads code. अब ये काम क्या करता है tRNA या soluble RNA? Reads code and would bind to specific amino acid. तो दो काम ये करता है। tRNA का काम है एक तो कोड की रीडिंग करना और दूसरा उसके अकॉर्डिंगली उससे कंसर्न्ड एमिनो एसिड से बाइंड होना। तो इसलिए लिखा है स्पेसिफिक एमिनो एसिड। और जब नाउ इट इज नॉन एज टीआरएनए, वही कर रहा है कि एसआरएनए जिसको पहले कहते थे उसी को हम अब टीआरएनए के नाम से जान रहे हैं। टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच एमिनो एसिड। हर एक एमिनो एसिड के लिए एंटीकोडोन पाया जाता है टीआरएनए पर। यहाँ देख रहे हैं ये एंटीकोडोन है, तो उसके अकॉर्डिंगली इससे एमिनो एसिड आके लगेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच एमिनो एसिड। इनिशिएटर टीआरएनए फॉर इनिशिएशन कोडोन इज। तो इनिशिएशन कोडोन आपको पता है एयूजी है, और एयूजी का कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन जो होगा वो टीआरएनए पर पाया जाएगा और वही एंटीकोडोन कहलाएगा। और वैसे एंटीकोडोन वाले टीआरएनए आकर के लगेंगे कोडोन से, एयूजी से, और साथ में ये टीआरएनए मिथ्योनिन के साथ भी बंधा है इसलिए उसको भी कैरी करके लाएगा। सो इनिशिएटर टीआरएनए फॉर इनिशिएशन कोडोन Initiator tRNA for initiation codon is present but there is no tRNA for stop codon। कहना चाह रहे हैं कि इनिशिएशन के लिए स्पेसिफिक tRNA पाया जाता है जिसको इनिशिएटर tRNA कहते हैं, लेकिन स्टॉप कोडोन जो है उसके लिए कोई tRNA अवेलेबल नहीं होता है, कोई tRNA नहीं पाया जाता है। फिर है ये क्लोवर लीफ के शेप का होता है, यानी 3 पत्ते वाला जो होता है, 3 पार्ट वाला, 3 लीफलेट वाला लीफ होता है, उस टाइप का इसका एक्चुअल शेप होता है। इट इज कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इज इट्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इज इन्वर्टेड एल लाइक, और ये इन्वर्टेड एल लाइक दिखता है। और यहाँ हमने जे के शेप का दिखाया है, ये डायग्रामेटिक पिक्चर है। जेनेटिक कोड, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉलीमर टू न्यूक्लियोटाइड टू पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से सेंस यहाँ आरएनए का है, आरएनए से है। सो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डीएनए and that genetic information is transferred to RNA, it means polymer of nucleotide, and from this RNA this genetic information is transferred to polypeptide, that is polymer of amino acid. There is no complementarity between nucleotide and amino acid, but change in nucleic acid causes change in amino acid in protein। तो न्यूक्लिक एसिड में जो सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेस का, उसी के अकॉर्डिंगली एमिनो एसिड आके लगते हैं और प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अगर नाइट्रोजनस बेस में कोई चेंज आ जाएगा तो उसके चलते
एमिनो एसिड भी जो पहले आके लगता उससे कोई डिफरेंट दूसरा एमिनो एसिड आके लगेगा। This tells about genetic code which determines sequence of amino acids in protein. तो जेनेटिक कोड की अगर हमें जानकारी हो तो उसके आधार पर हम बतला सकते हैं कि कौन सा प्रोटीन के किस पोजीशन पर कौन सा एमिनो एसिड पाया जाएगा। जॉर्ज गैमो, a physicist, argued that bases are 4 and amino acids to be coded is 20। तो 20 एमिनो एसिड नॉन थे और नाइट्रोजनस बेसिस किसी भी डीएनए में 4 होते हैं, ए, टी, सी और जी, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। तो इस आधार पर जॉर्ज गैमो का कहना हुआ कि बेसिस तो 4 हैं और एमिनो एसिड 20 है, जिसकी कोडिंग सिर्फ इस 4 बेसिस की मदद से करना है। इसलिए क्या होगा, देयरफॉर बेसिस शुड बी इन कॉम्बिनेशन ऑफ 3। तो बेस सिर्फ 4 हैं और एमिनो एसिड 20 की कोडिंग इनको करनी है, इसलिए 3 के कॉम्बिनेशन में ये बेसिस मिलके एक एमिनो एसिड की कोडिंग करेंगे, ऐसा जॉर्ज गैमो ने बतलाया। इसलिए 4 to the power 3 is equal to 64। इस आधार पर ये पाया गया कि 64 कोडॉन्स होंगे 20 एमिनो एसिड की कोडिंग के लिए। हरगोविंद खुराना डेवलप्ड केमिकल मेथड टू सिंथेसाइज आरएनए इन डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ बेसिस, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर्स। तो इन्होंने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के हिसाब से बेस को अरेंज करवाया, नाइट्रोजनस बेस को एक आरएनए का कह सकते हैं, आर्टिफिशियली इन्होंने आरएनए का सिंथेसिस करवाया और सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक जैसे थे, इसलिए इसको होमोपॉलीमर्स या कोपॉलीमर्स के नाम से जाना जाता था। फिर नेक्स्ट है मार्शल नायरनबर्ग। इन्होंने क्या किया, डेसिफर्ड कोड बाय सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस। तो इन्होंने बिना सेल के सेल फ्री मीडियम में प्रोटीन का निर्माण करवाया और कोड का पता लगाया कि कौन सा कोड कौन से एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसी को कहा जा रहा है डेसिफर्ड कोड बाय सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस। Enzymatic synthesis of RNA was done with the help of Severo-Ochoa enzyme। तो ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना होगा। Severo-Ochoa एंजाइम था जिसकी मदद से आरएनए का निर्माण किया गया। तो ये कह रहा है एंजाइमेटिक सिंथेसिस, यानी एंजाइम की मदद से सिंथेसिस किया गया आरएनए का, और वो एंजाइम कौन था, सेवेरो-ओकोआ एंजाइम। तो ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। और ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ज्यादातर हम क्या देखते हैं, आपने पढ़ा ऑलरेडी कि डीएनए का एक ही स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट का काम करेगा और उसी टेम्पलेट पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की मदद से आरएनए का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ जो आरएनए बनेगा सेवेरो-ओकोआ एंजाइम की मदद से, वो टेम्पलेट उसके लिए नहीं चाहिए होगा। तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में सिर्फ इस एंजाइम की मदद से आरएनए का निर्माण करवाया जा सकता है, ये देखा गया। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है HGP प्रोजेक्ट। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि HGP को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है।
तो क्वेश्चन है इट इज स्टार्टेड इन, ये आंसर है इसका कि वाई HGP इज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर है इट इज स्टार्टेड इन 1990, 1990 में ये स्टार्ट हुआ था एंड कंप्लीटेड इन 2003। तो काफी टाइम लगा इसे, 90 में स्टार्ट हुआ और 2003 में जाके कंप्लीट हुआ। इट टुक 13 ईयर्स, तो 13 ईयर्स लगा, तो काफी लंबा टाइम लगा, इसलिए ये प्रोजेक्ट निश्चित रूप से बड़ा प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट था। तो इसको कह सकते हैं आप कि एक कारण हो गया इसको मेगा प्रोजेक्ट कहने का, लॉन्ग ड्यूरेशन मीन्स 13 ईयर्स यूटिलाइज होना इसके लिए। दूसरा है क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन, 2968 जीन पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोम में। नेक्स्ट पॉइंट है दिस क्रोमोसोम वाज सीक्वेंस्ड इन 2006। तो इस क्रोमोसोम को 2006 में किया गया। क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज मैक्सिमम नंबर of genes 2968. This chromosome was sequenced in 2006. Next है a lot of countries। एक तो देखें कि जीन में काफ़ी ज़्यादा जीन है और उसकी सीक्वेंसिंग की गई, ह्यूमन बीइंग में काफ़ी ज़्यादा जीन्स पाए जा रहे हैं और उसकी सीक्वेंसिंग की गई। इसके साथ ही फिर हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे कंट्रीज मिलके इस काम को किए, अकेले किसी एक कंट्री के बस का नहीं था, इसलिए भी इसे मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। ए लॉट ऑफ कंट्रीज साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियंस, तो देख रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थे, बहुत सारे साइंटिस्ट और टेक्नीशियन की आवश्यकता थी। तो a lot of countries, scientists and technicians etc. were required for it. US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इसमें इन्वॉल्व थे। सेकंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये भी इन्वॉल्व थे। यूके वेलकम, और जापान, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, ये सारे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थे। सबने मिलकर के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, करने में सहयोग दिया। तो बहुत सारे कंट्री इन्वॉल्व थे, इसलिए भी इसे मेगा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अगर काम बड़ा है तो खर्चा भी ज़्यादा आएगा। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, 9 US बिलियन डॉलर इसके लिए एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट था इस प्रोजेक्ट के लिए, तो काफ़ी खर्चा भी आ रहा था, इसलिए भी इसे मेगा प्रोजेक्ट कह रहे हैं। 3 × 10⁹ बेस पेयर वॉज सीक्वेंस, बहुत सारे बेस पेयर की सीक्वेंसिंग की गई और इसकी संख्या थी 3 × 10⁹ बेस पेयर, जो कि ह्यूमन बीइंग में पाया जाता, आपने पढ़ा है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर ह्यूमन बीइंग के हैप्लॉइड क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। तो इतने सारे बेस पेयर की सीक्वेंसिंग की गई, इसलिए भी इसे मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। इसके बाद जो जानकारी प्राप्त हुई उसको बुक के फॉर्म में स्टोर भी करना था, और उसको स्टोर करने के लिए 3300 बुक्स, जिसमें कि हजार पेज थे, ऐसे बुक्स 3300 रिक्वायर्ड थे इस जानकारी को स्टोर करने के लिए, इस नॉलेज को स्टोर करने के लिए, इसलिए भी इसे मेगा प्रोजेक्ट कहा जा सकता है। सिंस देयर वेयर यूज डेटा इट रिक्वायर्ड हाई स्पीड, अब बहुत सारे इतने 3 × 10⁹ बेस पेयर की सीक्वेंसिंग की गई, तो यूज डेटा प्राप्त हुआ और उसको स्टोर करने के लिए बुक्स तो लिए, हाई स्पीड पर कंप्यूटेशन रेट हाई स्पीड वाला चाहिए था इस डेटा को हैंडल करने के लिए। सिंस देयर वेर यूज डेटा इट रिक्वायर्ड हाई स्पीड कंप्यूटेशन एंड DNA सीक्वेंस which works on the method of principles given by F. Sanger. To high speed computation and DNA sequence was work. DNA sequencer जो है, DNA sequencer इस पर वर्क करता है, किस पर, तो मेथड्स प्रिंसिपल गिवन बाय एफ सेंगर, एफ सेंगर के द्वारा जो प्रिंसिपल दिया गया था उसी के आधार पर DNA सीक्वेंसर वर्क करता है और वो हाई स्पीड पर कंप्यूटेशन कर सकता है यूज डेटा का।
नेक्स्ट में हम लोग HGP की मेथोडोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। इस मेथोडोलॉजी को हम दो भाग में बांटेंगे। यहाँ देख रहे हैं, पहला है ए, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। इसी को शॉर्ट में ESTs के नाम से जानते हैं। E फॉर एक्सप्रेस्ड, S फॉर सीक्वेंस, T फॉर टैग्स। तो ESTs, इसमें क्या होता है, DNA सीक्वेंस विच इज एक्सप्रेस्ड इन RNA was sequenced। तो सिर्फ उस सीक्वेंस को लिया जा रहा है जो RNA में एक्सप्रेस होते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसको एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स की कैटेगरी में रखेंगे मेथोडोलॉजी के। दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन। इसमें हमें ये नहीं देखना है कि कौन सा सीक्वेंस DNA का एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो एक्सप्रेस हो रहा है उसे भी और जो नहीं हो रहा है उसे भी हम अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा है होल DNA सीक्वेंस, यानी जो एक्सप्रेस्ड हो रहा है वो भी और जो नहीं हो रहा है वो भी। होल DNA सीक्वेंस was sequenced whether it is expressed or not and its function was assigned। तो सारे के सारे होल DNA सीक्वेंस की सीक्वेंसिंग की गई और वो क्या फंक्शन करता है उसका फंक्शन के साथ उसको कोरिलेट किया गया एंड फंक्शन वाज असाइंड। टोटल 4 क्रोमोसोम इन ह्यूमन वाज सीक्वेंस्ड। आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। उस 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं। तो उस सारे 22 पेयर में से 22 ऑटोसोम्स की सीक्वेंसिंग की गई और X और Y में से एक लिया गया। X को अगर तो 23 हो गया और Y को अगर लिया गया तो 24 हो गया। इस तरह से 22 ऑटोसोम्स एंड 1 X एंड 1 Y, जो टोटल 24 क्रोमोसोम्स वेयर सीक्वेंस्ड। तो 22 ऑटोसोम्स प्लस X एंड Y क्रोमोसोम्स, तो टोटल 24 क्रोमोसोम्स की सीक्वेंसिंग की गई। DNA is 2.2 मीटर लॉन्ग। ये अप्रोक्सीमेटली बतलाया गया है। अप्रोक्स 2.2 मीटर के करीब लंबाई के एक DNA होता है। लॉन्ग पॉलीमर इज आइसोलेटेड फ्रॉम न्यूक्लियस। अब समझिए 2.2 मीटर लंबा ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है और उसको DNA से न्यूक्लियस के अंदर से निकालना है। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। न्यूक्लियस ही खाली आंख से नहीं दिख रहा है और उसके अंदर से इतना लंबा सा धागा इंटैक्ट निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, फिर DNA को कट करना होगा निकालने के लिए। DNA इज कट। तो पहला स्टेप आप कह सकते हो आइसोलेशन। तो DNA को आइसोलेट किया गया, मीन्स न्यूक्लियस से बाहर निकाला गया। सेकेंड स्टेप है DNA को कट किया गया सेवरल पीसेस में। और ये भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, तो आपको पता ही है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं। और उसी मॉलिक्यूलर सीजर की मदद से DNA को टुकड़े में काटा गया। और आपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पढ़ा ही है, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की जगह पर ही कट लगेगा, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे। तो सबसे पहले DNA को आइसोलेट किया गया न्यूक्लियस से, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से उसको पीसेस में कट किया गया। इसके बाद क्या करते हैं, DNA फ्रेगमेंट इज अटैच्ड विथ बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो बैक्टीरिया में जैसा क्रोमोसोम पाया जाता है ठीक वैसा ही क्रोमोसोम आर्टिफिशियली बनाया गया। और ये जो पीसेस में DNA काटे थे उसमें से कुछ पीस लेके इस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के साथ अटैच करवा दिया गया। या फिर ईस्ट में जैसा क्रोमोसोम पाया जाता है ठीक वैसा ही क्रोमोसोम आर्टिफिशियली बनवाया गया, तो उसको कह रहे हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो DNA के फ्रेगमेंट जो टुकड़े DNA के किए गए काटे गए टुकड़े में
उसमें से टुकड़ा या तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के साथ अटैच करवाया गया या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के साथ अटैच करवाया गया। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के लिए हम BAC यूज करते हैं और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के लिए YAC यूज करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है, BAC या YAC का। तो और आपको ये भी पता है कि एक DNA को दूसरे DNA से कैसे अटैच करवाते हैं, किसकी मदद से, तो लिगेज एंजाइम चाहिए होगा BAC या YAC के साथ DNA के सेगमेंट को अटैच करवाने के लिए। एंड इन बैक्टीरिया और ईस्ट, जिसका आर्टिफिशियल क्रोमोसोम लिए थे उसके अंदर इसको डाल दिया गया। सीधे से शब्दों में कहें तो आपने वेक्टर पढ़ा है, और वेक्टर उसको कहते हैं जिसकी मदद से कोई DNA या कोई जीन आप कह सकते हो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डलवाते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, आर्टिफिशियली हमने बैक्टीरियल क्रोमोसोम या ईस्ट क्रोमोसोम बनवा लिया, उसके साथ DNA को अटैच करवाया और उसको बैक्टीरिया या ईस्ट जैसा केस होगा उसके अंदर डाल दिए। तो यहाँ पर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर का काम कर रहा है, क्योंकि हमारे डिजायर्ड जीन को ये बैक्टीरिया या ईस्ट के अंदर डालने में हेल्प कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सच बैक्टीरिया, जिसमें आपने डिजायर्ड जीन डलवाया है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो बैक्टीरिया या ईस्ट जो भी केस है। रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेवरल कॉपी ऑफ DNA फ्रेगमेंट, तो जो डिजायर्ड जीन आपने बैक्टीरिया के अंदर मान लीजिए डाला है और वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, तो जितनी बार वो मल्टीप्लाई करेगा हर एक बैक्टीरिया में आपके द्वारा डाला गया डिजायर्ड जीन पाया गया, यानी वो रिप्लिकेट हो रहा है। और उसको हम सभी जीन्स जो आपके डिजायर्ड वाले मिले बैक्टीरिया के अंदर नए नए सारे क्लोन्स कहलाएंगे एक दूसरे के, क्योंकि ये जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर होंगे जो जीन आपने डाला था, BAC से अटैच करवाया था। It makes sequencing easier by automated DNA sequencer। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे क्लोन्स हमने क्यों प्राप्त करवाया, BAC क्यों बनवाए, YAC क्यों बनवाए? तो ये इसलिए बनवाए कि इसके द्वारा ढेर सारे क्लोन मिल जाएं हमारे डिजायर्ड जीन के। और क्लोन की क्या आवश्यकता है, तो क्लोन्स अगर बहुत सारे होंगे तो ये इजी हो जाएगा हमारा सीक्वेंसिंग का प्रोसेस। तो ही लिखा है इट मेक्स सीक्वेंसिंग इजियर। अब सीक्वेंसिंग हम करते कैसे हैं, बाय ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर। एक मशीन है DNA सीक्वेंसर, और ये ऑटोमेटिक होगा, नाम से लग रहा है। ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर ये मशीन है, इसकी मदद से हम सीक्वेंसिंग कर पाएंगे। और अगर क्लोन हमारे पास बहुत सारा है किसी जीन का तो हम आसानी से सीक्वेंसिंग कर पाएंगे। तो सीक्वेंसिंग को इजी बनाने के लिए ढेर सारा क्लोन BAC या YAC की मदद से तैयार करवाया गया। अब ये ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर जो है वो कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल के आधार पर काम करता है, तो ये फेडरिक सैंगर जो साइंटिस्ट थे इन्हीं के प्रिंसिपल पर ये मशीन काम करता है, ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है गोल्स ऑफ HGP। तो क्या गोल्स था, क्यों HGP किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? तो इसका गोल है, सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन DNA। तो कह रहा है ह्यूमन DNA में पाए जाने वाले 20 to 25,000 जीन्स को पहचानना था, आइडेंटिफाई करना था। ये एक उद्देश्य था, HGP का गोल्स था। दूसरा है डिटरमाइन 3 बिलियन बेस पेयर फाउंड इन ह्यूमन DNA। तो 3 बिलियन बेस पेयर जो ह्यूमन बीइंग में पाए जा रहे हैं उसको फाइंड आउट करना था, निर्धारित करना था। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। तो जो इंफॉर्मेशन मिला उसको डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर करना भी एक गोल था HGP का।
इम्प्रूवमेंट इन टूल्स फॉर डेटाबेस एनालिसिस, और ये डेटाबेस जो स्टोर हुआ डेटाबेस के फॉर्म में उसकी एनालिसिस के लिए टूल्स को इम्प्रूव करना था ताकि इजी वे में डेटाबेस एनालिसिस हो सके। नेक्स्ट है ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। अब जो नॉलेज प्राप्त किया गया, जो नॉलेज गेन किए एचजीपी के माध्यम से, उसको दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर करना, दूसरे सेक्टर से कोरिलेट करना जरूरी था। तो ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। इसके साथ ही साथ एचजीपी के चलते कुछ समस्याएं क्रिएट होंगी, उसको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। एड्रेस एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो केवल प्रोजेक्ट करना ही काम नहीं था, प्रोजेक्ट से जो समस्याएं होंगी इथिकल, लीगल एंड सोशल, उसी को शॉर्ट में ELSI के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी गोल में शामिल था एचजीपी के। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स कैन बी स्टडीड। अब इससे डीएनए वेरिएशन इंडिविजुअल्स के बीच जो पाए जाते हैं उसको हम स्टडी कर सकते हैं आसानी से। सेकंड है, दिस नॉलेज प्रोवाइड रिवॉल्यूशनरी न्यू वेज टू डायग्नोज, ट्रीट एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन बायोलॉजी। तो ये मेन दो फायदा हुआ कि इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स के बीच डीएनए वेरिएशन पाए जाते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा उसकी स्टडी करना। इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स कैन बी स्टडीड। तो एचजीपी की मदद से वेरिएशन जो डीएनए में पाया जा रहा है इंडिविजुअल्स में, उसकी स्टडी हम कर सकते थे। दूसरा पॉइंट था revolutionary new ways to diagnose, treat and prevent thousands of disorder affecting human being। human being तरह तरह की बीमारियों से परेशान है, तो समय रहते अगर उस डिजीज को डायग्नोज किया जा सके तो हम प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस बीमारी को आज हम लाइलाज मान रहे हैं, अनक्यूरेबल मान रहे हैं, उसका क्योर पॉसिबल है और एचजीपी की मदद से हम उसको समय रहते अर्लियर डायग्नोज कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं, जेनेटिक डिफेक्ट्स स्पेशली। सेकंड है प्रोवाइड क्लू टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बायोलॉजी, और ह्यूमन बायोलॉजी को समझने के लिए क्लू भी एचजीपी से मिलता है, ये भी गोल था। नेक्स्ट है डीएनए सीक्वेंसिंग ऑफ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन बीइंग का तो सबसे पहले किया ही गया डीएनए सीक्वेंसिंग, इसके अलावे धीरे धीरे कुछ नॉन ह्यूमन बीइंग्स के डीएनए का भी सीक्वेंसिंग किया गया, और उसी के बारे में कह रहा है डीएनए सीक्वेंसिंग ऑफ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड नॉलेज ऑफ देयर नेचुरल कैपेबिलिटीज। तो अदर ऑर्गेनिज्म की डीएनए सीक्वेंसिंग करके हम उसकी नेचुरल क्या क्षमता है, नेचुरल कैपेबिलिटीज का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है दिस नेचुरल कैपेबिलिटीज नॉलेज हेल्प्स इन सॉल्विंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर, और उनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज का पता लगा के उसका हेल्प लेते हैं हम हेल्थ केयर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, या एनर्जी प्रोडक्शन या इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन, इन सारे पर्पस के लिए इस नेचुरल कैपेबिलिटीज का पता लगा के उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। नॉन ह्यूमन मॉडल कौन कौन से हैं जिसकी सीक्वेंसिंग की गई है, उसका नाम यहाँ दिया गया है नीचे। बैक्टीरिया, ईस्ट और कुछ निमेटोड्स हैं। निमेटोड्स में भी स्पेशली ये नॉन पैथोजेनिक और फ्री लिविंग निमेटोड्स हैं जिसका नाम है कैनोरैप्टिस एलिगेंस। तो ये नाम आपको याद करना है निमेटोड का। दूसरा है इंसेक्ट। इंसेक्ट में ड्रोसोफिला का किया गया सीक्वेंसिंग डीएनए का, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जिसको फ्रूट फ्लाई के नाम से कॉमनली जानते हैं।
तो यहाँ आपने देखा बैक्टीरिया का किया गया, ईस्ट का किया गया, निमेटोड का किया गया, फिर आपने देखा इंसेक्ट में ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई का किया गया, और प्लांट का भी किया गया। और उस प्लांट में कौन कौन है, तो राइस एंड अरेबिडोप्सिस। अरेबिडोप्सिस का फिगर हमने आपको सेंड किया था व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, beside DNA sequencing, what was another challenging task? How it was solved? तो डीएनए सीक्वेंसिंग तो हो गया, डीएनए सीक्वेंसिंग के अलावे भी कुछ चैलेंजिंग टास्क था, और अगर था तो क्या था, और कैसे इस चैलेंजिंग टास्क को सॉल्व किया गया। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। Assigning genetic and physical map on genome। तो सीक्वेंसिंग के बाद चैलेंजिंग टास्क था जेनेटिक और फिजिकल मैप को असाइन करना। फिजिकल मैप, ये असाइनिंग जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑन जीनोम। तो जीनोम के ऊपर जेनेटिक और फिजिकल मैप तैयार करना was another challenging task. It was solved by, कैसे इसको सॉल्व किया गया देखिए, using variation in restriction endonuclease recognition site। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट में जो वेरिएशन था, जिसको पॉलीमॉर्फिज्म कह रहे हैं, उसको यूज किया गया सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम। दूसरा है यूजिंग रिपीटिटिव डीएनए सीक्वेंसेस, जिसको माइक्रो सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है, इसको यूज किया गया। अब एचजीपी के सैलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं। 3164.7 मिलियन बेस पेयर ह्यूमन जीनोम में पाए जाते हैं। पहले समझा जाता था बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वैसा है नहीं। यहाँ मात्र 3164.7 मिलियन बेस पेयर ही पाए जाते हैं ह्यूमन जीनोम में। 3000 बेसेस पर जीन, कह रहा है एक जीन में 3000 बेसेस पाए जाते हैं। लेकिन एक खास जीन है डायस्ट्रोफिन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। डायस्ट्रोफिन जीन जो है, इसमें ये लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है, हैविंग 2.4 मिलियन बेसेस। तो यहाँ देख रहे हैं मात्र 3000 बेसेस एवरेज जीन में पाया जाता है। वहीं इसकी तुलना में देखिए काफी ज्यादा है, 2.4 मिलियन बेस सिर्फ एक जीन में पाया जा रहा है, जिसका नाम है डायस्ट्रोफिन। तो आपसे पूछ सकता है कि लार्जेस्ट जीन का नाम बतलाइए, या पूछ सकता है कि उस लार्जेस्ट जीन में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं। तो 2.4 मिलियन बेसेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 30,000 जीन एस्टिमेटेड, 99.9 न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर सेम इन ऑल पीपल। तो क्या कह रहा है, 30,000 जीन एस्टिमेटेड, अनुमान लगाया गया इसका कितने जीन्स होंगे, और इसमें से 99.9 न्यूक्लियोटाइड बेसेस सभी पीपल में सेम पाए जाते हैं। सिर्फ 0.1 का डिफरेंस पाया जाता है सारे पीपल में। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ओनली 50% डिस्कवर्ड जीन इज नोन। तो अभी आपने देखा 30,000 जीन को एस्टिमेटेड किया गया, और उसमें से मात्र 50% जीन का ही फंक्शन हमें पता है। अभी भी 50% का फंक्शन पता नहीं है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है लेस देन 2% जीन कोड्स फॉर प्रोटीन, कि प्रोटीन के लिए कोडिंग लेस देन 2% जीन करते हैं, बाकी तो प्रोटीन के लिए कोडिंग करते ही नहीं है।
नेक्स्ट है स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस आर रिपीटेड मेनी टाइम्स। कुछ खास सीक्वेंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे भजन में हरे रामा हरे कृष्णा कुछ शब्दों का समूह है और वही सेम समूह बार बार रिपीट होता है। तो उसी तरह से यहाँ कुछ डीएनए सीक्वेंस का समूह है और वही बार बार रिपीट होता है। तो उसी को लिखा है स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस आर रिपीटेड मेनी टाइम्स। मान लीजिए ATCG, ये 4 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस हो गया और यही बार बार आ रहा है, तो रिपीटेड, तो स्ट्रेच ऑफ डीएनए हो गया ATCG का थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ डीएनए और ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी को कह रहा है स्ट्रेच ऑफ डीएनए, स्ट्रेचेज ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस आर रिपीटेड मेनी टाइम्स। और चूंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं सीक्वेंसेस, इसलिए ऐसे को हम रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। और देखा जाता है कि किसी डीएनए का मैक्सिमम पोर्शन ऐसे ही रिपीटेटिव डीएनए से बना हुआ है। मेक लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। रिपीटेटिव डीएनए डज नॉट हैव एनी कोडिंग रिलेशन। अब कह रहा है कि ये किसी प्रोटीन का कोडिंग नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो कोडिंग रिलेशन इसका नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसको कोडिंग से। बट रिपीटेटिव डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आखिर ये करता क्या है? डीएनए का जो ये रिपीटेटिव डीएनए का सीक्वेंस है ये कोडिंग भी नहीं करता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या करता है? तो ये हेल्प करता है हमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को जानने में। इंपॉर्टेंट टू नो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है उसकी जानकारी हम इस रिपीटेटिव डीएनए की मदद से लेते हैं। दूसरा है क्रोमोसोम का मूवमेंट, जिसको क्रोमोसोमल डायनेमिक्स कहते हैं, इसका भी पता लगाने में ये रिपीटेटिव डीएनए हेल्प करता है। तीसरा है इवोल्यूशन का पता लगाने में भी ये रिपीटेटिव डीएनए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा है हमारा क्रोमोसोम फर्स्ट हैज मैक्सिमम जीन। 2968 जीन्स इसमें पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम Y हैज मिनिमम जीन, इसमें मात्र 231 जीन्स पाए जाते हैं, 231 जीन्स पाए जाते हैं। तो ये भी आपसे पूछता है लार्जेस्ट क्रोमोसोम, यानी ऐसा क्रोमोसोम जिसमें कि सबसे ज्यादा जीन की संख्या है वो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम फर्स्ट। इट इज हैविंग 2968 जीन्स and the smallest number of gene is present in Y chromosome, it is 231 genes. Next is at 1.4 million locations single base DNA differences called SNPs. वो कह रहा है बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर बस एक सिंगल बेस का डिफरेंस पाया जा रहा है और इसके लिए शॉर्ट में टर्म यूज करते हैं SNPs, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद करना है, प्रोनाउंस्ड एज SNPs। तो SNPs जो है इसी को SNPs के उच्चारण करते हैं इसका, और ये ह्यूमन में पाए जाते हैं। तो 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसे हैं जहां पर SNPs पाए जाते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। यूटिलिटी ऑफ SNPs promises to revolutionize the process of finding chromosomal location for disease associated sequences। तो कह रहा है SNPs का क्या फायदा मिलता है, इससे पता करते हैं कि डिजीज से कंसर्न्ड जो जीन है, जो बेस है, उसका लोकेशन क्या है, ये पता करते हैं कहाँ पर पाया जाएगा वो। और इसके अलावे ये क्या काम करेगा SNPs की क्या यूटिलिटी है ये पूछेगा। तो क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस।
तो क्रोमोसोमल लोकेशन क्रोमोसोम पर कहाँ पर पाए जा रहे हैं वो सीक्वेंस नाइट्रोजनस बेस के जो डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, एक तो ये पता कर सकते हैं स्निप्स की मदद से, और दूसरा ह्यूमन हिस्ट्री की ट्रेसिंग कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम लोग कल पढ़ेंगे। आज इतना ही। थैंक यू। ओके बाय।